हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम 12th क्लास की होम साइंस करेंगे। चैप्टर नंबर 4, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, मीन्स फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी है क्या, ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है और प्रौद्योगिकी क्या होती है। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और फिर इसका जो धीरे धीरे विकास कैसे हुआ और अब इस टाइम पर ये जो पर खाद्य प्रसंस्करण है और प्रौद्योगिकी ये कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी है इसका महत्व क्या क्या है और इसमें जो ये प्रौद्योगिकी है इसमें कौन कौन सी कौशल की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। और सबसे मेन जो आप हर चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी चैप्टर हो, आपका कोई भी यूनिट है, तो उससे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका कि ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उसमें आप कौन सा स्वरोजगार कर सकते हैं, कौन से आपको नौकरी जो है अलग से अगर आप नौकरी लेना चाहें तो आप जॉब ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी सब से आपका मेन जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम से रिलेटेड ये इन्हीं से बनने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। तो जैसे फसलें होती है तो फसल को क्या किया जाता है, फसल की कटाई के बाद उसे सुखा दिया जाता है। फसल को अच्छे से सुखा दिया जाता है ताकि वो फसल जो है वो ख़राब ना हो सके। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या है, फूड प्रोसेसिंग में यही मेन चीज़ है कि आप किसी भी जो फूड प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस द्वारा उसकी जो सुरक्षा वो ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो सके, उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वही होता है खाद्य प्रसंस्करण। तो इससे आप ऐसे जान सकते हैं कि खाद्य संसाधन जो है, खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य क्या है, ऐसे प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसमें कि जिससे कच्ची सामग्री जो है वो या तो तैयार हो जाता है या फिर आधा पका हुआ में बदल जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रौद्योगिकी, कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए खाद्य संसाधन यहाँ भी दे रखा है वैसे कि खाद्य संसाधन, तो खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य संसाधन अगर दोनों आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ें सेम होती है। इंग्लिश में दो बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण को और खाद्य संसाधन को भी फूड प्रोसेसिंग ही बोलेंगे। तो सेम अगर दोनों आ जाए तो इसका सेम डेफिनेशन आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर खाद्य प्रौद्योगिकी, जो आपका यहाँ हेडिंग है। तो ये दो चीज़ मेन है इसमें समझने के लिए कि एक तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है एंड दूसरा है आपका फूड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है। प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान और उत्पादन के कानूनी नियमों और व्यवहारिक उपयोग होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़कर आप लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, वैसे अगर इसे देखें तो खाद्य प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मीन्स इंग्लिश में होता है इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो फूड में जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, विज्ञान का यूज़ करते हैं, तो विज्ञान का यूज़ किस लिए किया जाता है कि कोई भी जो खाद्य सामग्री है उसको हम कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर जैसे कोई भी कच्चा सामान होता है उसमें से हम कौन सा उस भोजन में से कौन सी ऐसी अगर चीज़ें निकाल दें जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, और या फिर कोई ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है उसमें हम कौन सा एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशंस है वो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, विज्ञान का यूज़ करके, विज्ञान जो है उसका अध्ययन किया जाता है, फिर खाद्य पदार्थ को अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। तो वही चीज़ें आ जाती है आपका खाद्य प्रौद्योगिकी में। इसकी डेफिनेशन यही है कि खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग किया जाता है। ओके, वैज्ञानिक अनुप्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों पर, और खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करके सुरक्षित। तो ये चीज़ देख लीजिए कि जो खाद्य विज्ञान का यूज़ करके, ठीक है, विज्ञान का उपयोग करके सुरक्षित पोषक संपूर्ण, मतलब उसे खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करते हैं, और या फिर उसमें पोषक तत्व डालते हैं, या फिर उनके उसमें से कुछ जो वांछनीय है, वांछनीय क्या होता है, कोई भी जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है, कोई ऐसा चीज़ होता है खाद्य पदार्थों में तो उसको निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है, ये आ जाएगा आपका खाद्य प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य उत्पादन। तो खाद्य उत्पादन तो काफ़ी सिंपल है, खाद्य उत्पादन से जैसे पता चल रहा है कि इसे इसके डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। जो भी खाने का जो हमारा सामान है उसको अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो क्या है, खाने की भी
खाने की भी डिमांड बढ़ेगी। तो खाने की डिमांड जो बढ़ रही है खाद्य पदार्थ की, तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, हम जो खाने की चीज़ें हैं उनको काफ़ी लंबे टाइम तक कैसे सेफ रख सकते हैं, उन सब चीज़ों का जो यूज़ किया जाता है, मतलब खाद्य टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जब खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं, तो खाने का जो उत्पाद है वो आ जाएगा आपका खाद्य उत्पादन में, खाने के जो भी उत्पाद हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी की मांग एवं आवश्यकता के कारण फूड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है हमें? हमें क्या ज़रूरत है कि हम खाद्य पदार्थों में विज्ञान का प्रयोग करें। तो क्या है कि अब कुछ पहले ज़माने में क्या था कि लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग कृषि में ही लगे होते थे और जो भी अपना खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया, जो भी खेत में उगाया जाता था, उसी को लोग अपना खाकर गुज़ारा करते थे। बट अब क्या हो गया है, जैसे हरित क्रांति आई है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से कृषि उत्पादों का जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पाद बढ़ गया। तो अब इतने सारे अनाज का अगर हमने उत्पादन किया है, तो उत्पादन करके उसे हम ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते, तो सारा वैसे भी नष्ट हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थ का जब हमने उत्पादन किया, वो जब बढ़ गया, तो उसको सुरक्षित भी हमें करना होगा, उसको संरक्षित करना होगा, और उसको संरक्षित करने के लिए, सेफ रखने के लिए, उसको लंबे समय तक हम यूज़ करते रहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइंस का यूज़ करना पड़ता है। वैज्ञानिक तरीक़ों से हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से प्रोसेस का यूज़ करके कोई भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही दे रखा है यहाँ पर कि भारत कृषि न्यून वाले देश से कृषि अधिक्य वाले देश में बदल गया। पहले जो है कृषि न्यून स्तर पर होती थी, कम होती थी, बाद में क्या हो गया, उसमें अधिक होने लगी कृषि। तो जब ये बदलाव आ गया भारत में, तो इसके कारण क्या हुआ, कृषि और बागवानी के उत्पादों में भंडारण क्या, कि जब आप ज़्यादा उत्पाद हम कर रहे हैं, तो उत्पाद तो हमारा ज़्यादा हो रहा है, बट हम कंज़्यूम कम करते हैं, खाते कम हैं, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। तो इस स्टोर जब हम करके रखेंगे तो वो ख़राब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। अलग-अलग प्रोसेस का यूज़ करके हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखते हैं। सेकंड है जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में लोगों के बहुत परिवर्तन आ गया है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फूड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जैसे खाद्य पदार्थ कोई भी लेकर आए, मतलब खेतों से आती थी ताज़ी फसलें और उसको लोग खा लेते थे। बट अब हम देखते हैं तो ज़्यादातर हम जैसे फ्रोज़न सब्ज़ियों का यूज़ करते हैं, फ्रोज़न मटर का यूज़ करते हैं। तो लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले टाइम था लोगों के पास, तो वो लोग खाने में जो ताज़े फल और सब्जियों का यूज़ करते थे, बट अब लोगों के पास टाइम नहीं होता है। जीवन शैली में इतना मतलब बदलाव आ गया है कि लोग चाहते हैं कितना जल्दी खाना में तो टाइम देना ही नहीं चाहते। तो क्या करते हैं लोग, या तो बना बनाया खाना मार्केट से ऑर्डर कर लिया, या फिर अगर बनाते भी हैं तो कम टाइम हमें चाहिए कि हम कम टाइम का यूज़ करें, तो फ्रोज़न चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव जो है वो भी खाद्य प्रौद्योगिकी जो है उसके लिए ज़िम्मेदार है। नेक्स्ट है आवागमन में वृद्धि। आवागमन में वृद्धि से मतलब ये है कि अगर हम देखें तो जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ और यूपी है, यहाँ क्या होता है कि गेहूँ और धान, इन सब की खेती जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब वो ज़्यादा होती है तो फिर उसी को क्या किया जाता है, पूरे इंडिया में उसी को सप्लाई किया जाता है, हर जगह वहीं से जाता है गेहूँ और चावल। फिर विदेशों में भी हम यहाँ से जाता है। तो जब हर जगह फूड यहाँ से जाता है, आवागमन होता है, तो अब इतने लंबे समय तक वो जो खाना है, जैसे गेहूँ है, चावल है, तो वो सारी चीज़ें ख़राब ना हो, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकीकरण का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण आने के कारण क्या हो गया है, वैश्वीकरण आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पॉलिटिकल में पढ़ा होगा 12th में ही अभी। तो वैश्वीकरण जब आया तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, पूरे देश में, और सॉरी, देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर जगह क्या हुआ, अब एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाती है। तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हो फूड, तो वो तो पता ही है कि अब लंबा टाइम तो लगेगा ही। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो उसके लिए हमें फूड संरक्षित करना पड़ता है, उसको जो लंबे टाइम तक वो ख़राब ना हो, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कि सामान्य अनाजों में पोषक तत्वों की कमी होती है, अतः उन पोषक तत्वों को मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण किया जाता है। मतलब जो भी हमें सामान्य आहार मिलता है, उसमें कई सारे पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे अगर हम डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए देखें, तो उनके लिए ऐसा
खाना लिया जाता है जिसमें फ़ाइबर हो। वैसे ही अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ऐसा खाना लिया जाता है जिसमें एक्स्ट्रा क्या न्यूट्रिशंस हम डालते हैं। तो जो सामान्य आहार होते हैं उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिन पोषक तत्वों को अलग से मिलाया जाता है उसे ही परबलीकरण कहते हैं। ओके, तो पोषक पदार्थों को मिलाकर खाद्य पदार्थों का परबलीकरण किया जाता है। जो एक्स्ट्रा पोषक पदार्थ डाला जाता है, कोई भी नॉर्मली खाद्य पदार्थ है उसमें अलग से एक्स्ट्रा जो ऐड किया जाता है उसे खाद्य पदार्थ का परबलीकरण कहते हैं। आपका ये जो परबलीकरण ही अलग से भी आप पूछ सकता है कि परबलीकरण किसे कहते हैं। तो परबलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व की कमी होती है सामान्य आहार में, उन सब पोषक तत्वों को अलग से मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगों की बढ़ती व्यापकता के कारण वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि खाद्यों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा को बदल दें। जैसे डायबिटीज़ और शुगर है, इन सब में ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से क्या है, अब वो पोषक तत्व जो है उनको बदल दिया जाता है, या तो उनमें एक्स्ट्रा कोई पोषक तत्व डाल दिया जाता है जैसे अभी मैंने आपको बताया था, या तो कुछ पोषक तत्व उनमें से निकाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ में जो है फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन पदार्थों के बारे में उपभोक्ता में के परिवर्तित नज़रिए। अब जो खाद्य पदार्थ आ गए हैं उसके लिए लोगों के नज़रिए काफ़ी बदल गए हैं। पहले लोग डायरेक्ट जो फ्रेश फूड होता था वो लेते थे, बट लोगों को अब इजी चाहिए, फ्रोज़न चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं और इजीली अवेलेबल हो, जो कि हमें आधा पका हुआ ही मिल जाए वो खाना, कि जल्दी बन जाए, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम की बहुत कमी हो गई है। तो वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो जल्दी उनका रेडी हो जाए। आधा पका हुआ हम लेते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं और वो तुरंत में तैयार हो जाए, अब उतनी मेहनत नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन, पी पीड़कनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त खाद्य पदार्थों की मांग। हम कई ऐसे खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि उसमें कीटाणु जो है वो ना हो। कीटाणुओं को मतलब उसको जब उसका फूड प्रोसेसिंग जब किया जाता है तो इस तरह से किया जाता है कि उसमें के जो कीटाणु हैं उनको मार दिया जाता है, तो जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं वो खाद्य पदार्थ। खाद्य संसाधनों और प्रौद्योगिकी का विकास, इसमें हमें बताया जाएगा कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे कैसे हुआ। तो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास सबसे पहले 1810 में निकोलस एपर्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले डब्बे बंद खाद्य पदार्थों को विकसित किया था, कि खाने के जो सामान है उसको हम लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डब्बों में भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद लुई पाश्चर ने 1864 में अंगूरी शराब को ख़राब होने से बचाने के लिए, दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए, दही को ज़्यादा खट्टे होने से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है लुई पाश्चर ने 1864 में खोज किया था। तो इस पर रिसर्च उन्होंने किया 1864 में। आप अभी भी देखते होंगे कि जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है, जो हमें पैकेट वाला दूध मिलता है, वो डायरेक्ट दूध हमें नहीं मिलता, वो पाश्चराइज्ड होता है। मतलब उसे पहले बॉयल किया जाता है, फिर उसके ऊपर की जो मलाई होती है पहली बार उसको हटा दिया जाता है, उसके बाद उसे पैकेट में ठंडा होने के बाद पैक किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मिल्क है उसके अंदर जो कच्चे दूध में जो कीटाणु पाया जाता है वो सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वो लंबे समय तक दूध चल पाता है। वरना अगर बिल्कुल फ्रेश दूध आएगा तो हमें जैसे पैकेट बाद में मिलती है, सुबह हुआ तो हम रात में भी जाते हैं तो बिल्कुल सही रहता है, हमें पैकेट सही से मिल जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। आप अगर देखें तो दूध के पैकेट पर भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद क्या हुआ कि 20वीं सदी में विश्व युद्ध, अंतरिक्ष की खोज, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, और जैसे विश्व युद्ध हुए कई, तो विश्व युद्ध हो रहे हैं तो वहाँ खाना लोगों को पहुँचाना, सैनिकों को खाना पहुँचाना, तो उनको डायरेक्ट बिल्कुल फ्रेश हम खाना बना कर नहीं पहुँचा सकते, तो उसके लिए क्या है, उनको खाना पार्सल किया जाता था, उन्हें जो दिया जाता था तो वो भी पहले ही खाना बना होता था, फिर उसको लंबे समय तक थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए उस जगह पर जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पहुँचाने के लिए। अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो वो अपना खाना लेकर जाते हैं, तो उसके लिए क्या हमें ये देखना होता है कि लंबे समय तक हम खाने को कैसे सुरक्षित रख सकें। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों की डिमांड की वजह से जो है ये फूड प्रोसेसिंग और बढ़ता गया। और जैसे आजकल की जो महिलाएं हो गई हैं, वो क्या हो गया, महिलाएं भी कामकाजी हो गई, तो उनके पास भी टाइम नहीं है, तो वो ऐसा काम
काम करते हैं कि जैसे लंबे जिसकी वजह से लंबे समय तक स्टोर रह सके खाना। जैसे उनका अगर वो जा रही हैं ऑफ़िस, तो पहले ही से वो खाना बना कर रख सकें, और या तो आधा पका हुआ खाना पहले ही वो फ्रिज में स्टोर करके रख देती हैं ताकि उनका खाना जल्दी बन जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा खाने में। इस पर रिसर्च किया गया कि कैसे लंबे टाइम तक हम खानों को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम खाने के टेस्ट को अलग-अलग बदल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब हम वैश्वीकरण के कारण, जैसे-जैसे विकास हुआ है, वैश्वीकरण आया है, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह का खाना जो है, जैसे एक देश में जो है दूसरी जगह की सभ्यता, संस्कृति अपनाई जाती है, वैसे दूसरी जगह के खाने को भी लोग पसंद करते हैं। जैसे इंडिया में भी हम देखें तो चाइनीज़ डिश खाते हैं, और भी इंडिया में अगर जैसे एक स्टेट है, आप इस एक स्टेट से ही पता चल लगा सकते हैं। जैसे दिल्ली में देख लें तो आप जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, या साउथ के हो गए, नॉर्थ के हो गए, पंजाबी हो गए, गुजराती हो गए, जितने भी सारे डिश हैं, हम क्या करते हैं, सारे डिश को लोग खाते हैं। तो अब अलग-अलग तरह की जो डिश खाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि नई-नई तकनीकों का यूज़ किया जाता है, नए-नए तरह के व्यंजन को खाने के लिए, अलग-अलग टेस्ट के लिए। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के कारण, कोई भी भोजन जो है वो बिगड़ क्यों जाता है या ख़राब क्यों हो जाता है, इसके आपको कारण बताने हैं। तो क्या है, कोई भी जो खाद्य पदार्थ है इसमें क्या होता है, पहला तो आप फर्स्ट पॉइंट यही कर देंगे कि उसमें भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन की वजह से क्या हो सकता है, वो खाना ख़राब हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन आ जाता है, तो कोई भी खाना होता है तो किसी का बनावट में परिवर्तन आ जाता है, किसी का कलर चेंज हो जाता है अगर वो ख़राब हो जाए। अगर आप एक ब्रेड लेकर आएँ, ब्रेड को छोड़ दें ज़्यादा दिन, वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें फफूंदी टाइप की वो लग जाता है, और वो उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो कई चीज़ है जिसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर उसका उसका शेप चेंज हो जाता है, या उसमें से फिर स्मेल आने लगती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जो भी भोजन है वो ख़राब होने से क्या होता है, उसके बनावट में, दुर्गंध में परिवर्तन हो जाता है, और पोषण मान में कमी हो जाती है। या फिर कोई-कोई खाना होता है कि अगर आप उसको फ्रेश खा रहे हो, तब तो आपको सारा पोषक तत्व मिलता है। लेकिन अगर वो ख़राब हो जाए तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वो खाने पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का खाना है। सब में जो है खा अलग-अलग चीज़ें होती हैं। किसी का बनावट में परिवर्तन, किसी में रंग में परिवर्तन, किसी के पोषण मान में कमी। उसके बाद है कि जो कोई भी भोजन है, वो नष्ट होता है, वो किस वजह से होता है, किसी को अगर आप स्टोर करके रखो ज़्यादा दिन तक तो इसकी वजह से भी वो ख़राब हो जाता है। कई चीज़ों को धूप में या रोशनी में रखने की वजह से ख़राब हो जाता है। किसी चीज़ों को अगर आप हर वो डिपेंड करता है कि वो खाना किस टाइप का है। कई चीज़ों को आप अगर खुले में छोड़ दें, ऑक्सीजन में हवा लगने के कारण भी ख़राब हो जाता है। जैसे अगर आप बिस्किट को छोड़ दें, तो हवा लगने के बाद क्या होता है, उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता है जैसे अगर आप बिस्किट खाओ तो जो उसका टेस्ट होता है। या फिर उसे आप छोड़ दें ऐसे खुले में बिना पैक किए हुए, उसे किसी डब्बे में या पैकेट में पैक ना करें, तो उसको वो ख़राब हो जाएगी बिस्किट, उसमें ऑक्सीजन की वजह से, हवा लगने के कारण। तो अलग-अलग है सबका, कि कई चीज़ें क्या है वो कीटों के आक्रमण से, मतलब कीड़ों की वजह से, कीटाणुओं की वजह से ख़राब हो जाती है। कई चीज़ें स्टोर करने की वजह से ख़राब हो जाती है, कई चीज़ें टेम्परेचर की वजह से, कई चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ठंड में ख़राब होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा गर्मी में, हवा की वजह से भी ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारे जो है कारण होते हैं, किसी भी भोजन को ख़राब होने के कारण होते हैं। पौधों और जंतुओं स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को कुछ अवयवों में फसल काटने या पशुवध के, जैसे पौधे हैं, तो उससे जो प्राप्त हमें कोई भी चीज़, जैसे अगर आप सब्जियां लेकर आते हैं, फ्रेश सब्जी होती है तो वो ठीक होती है। लेकिन अगर हम उसे कुछ समय के लिए रख दें, कुछ दिनों के लिए रख दें, अगर तुरंत उसे यूज़ ना करें तो फिर वो फ्रेश नहीं रह जाती, उसमें वो टेस्ट और उतना अच्छा नहीं रह जाता। वैसे ही अगर पशुवध का बता रहा है, अगर कोई भी मीट हो, वो उस टाइम पर फ्रेश रहता है तो सही रहता है, अगर उसे बाद में खाएँगे उसमें स्मेल आने लगती है, वो बेकार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कोई भी अगर खाद्य पदार्थ है, तो वो क्यों क्यों खराब हो सकता है, ये सारे रीज़न आपको इसमें बताने कि उसके खराब होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। या फिर अगर खराब होता है तो उसमें क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, कैसा होता है। खाद्य संसाधन और संरक्षण की पुरानी विधियाँ। इसमें वो विधियाँ बतानी हैं जिसके द्वारा पहले ज़माने में, पुराने समय में खाद्य संरक्षण किया जाता था। तो खाद्य को संरक्षण करने के लिए तो सबसे पहली विधि बताई गई है धूप में सुखाना। कोई भी खाद्य पदार्थ है, ऐसा खाद्य पदार्थ जैसे अनाज हो गया,
दालें हो गई, उसको अगर क्या है वो नमी में आने के कारण उसमें वो ख़राब हो जाता है नमी की वजह से। तो पुराने ज़माने में ये अपनाया जाता था और ये काफ़ी पुरानी विधि है और आज भी लोग इसका यूज़ करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम धूप में सुखा देते हैं तो उसके अंदर की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब मॉडर्न टाइम पे इसी में क्या कर दिया गया है कि जो पहले ज़माने में लोग धूप में सुखाया करते थे, अब उसी चीज़ को जो है मशीन में सुखा दिया जाता है। मशीन से क्या होता है कि वो जल्दी भी सूख जाता है, प्लस उसमें जो भी उसके पोषक तत्व हैं वो भी नष्ट नहीं होते। अगर किसी पदार्थ को धूप में सुखा रहे हैं और तो पहले ज़माने में तो लोग धूप में सुखा लिया करते थे, बट अब अ, क्या करते हैं कि मशीन में उसे सुखा दिया जाता है और वो सीधा फैक्ट्री से बनकर तैयार आता है। धूप मशीन में तुरंत वो सूख जाता है, तो फ़ायदा ये है कि वो जल्दी भी सूख जाता है, प्लस उसके जो पोषक तत्व हैं वो भी ख़राब नहीं होते। और अगर कोई पोषक तत्व एक्स्ट्रा मिलाना चाहे तो उसमें कई एक्स्ट्रा पोषक तत्व भी मिला दिया जाता है। दूसरा है नियंत्रित किण्वन। तो खमीरीकरण भी जो होता है, जैसे नियंत्रित किण्वन में आ जाएगा वही आपका जो खमीरीकरण होता है। तो उसके द्वारा भी जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित किया जाता है। जैसे पाव रोटी बनता है, इन सब चीज़ों में हम उसी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नमक लगाकर। नमक का यूज़ भी जो है खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षण के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जैसे अचार हो गया, अचार, चटनी, इन सब चीज़ों में नमक डाला जाता है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो ख़राब नहीं होता। तो नमक लगाना भी जो है संरक्षण की एक विधि है। उसके बाद है सेंकना। किसी भी चीज़ को, जैसे अगर कोई कच्ची चीज़ है उसे सेंक देते हैं तो क्या होता है, सेंकने से हाई टेम्परेचर उसे मिलता है, उसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाती है। और ज़्यादा हीट के कारण क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेंकने से ज़्यादा हीट के वजह से जो उसके कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रहता है। फिफ्थ है भूनना। भूनने में भी वही होता है कि अगर वो तो अलग-अलग खाद्य पदार्थ पर डिपेंड करता है। कई चीज़ें जिसे हम सुखाते हैं, कई चीज़ें जिसे हमें सेंकना पड़ता है और कई चीज़ें जिसे भूनना पड़ता है। उसे भूनने की वजह से भी वो क्या होता है, उसके खाद्य पदार्थ में जो भी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। इसके बाद है धूमन। ऐसे ही बहुत सारी कई विधियाँ हैं जिसके द्वारा क्या है पहले ज़माने में चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक यूज़ किया जाता था। जैसे चूल्हे पे पकाना। चूल्हे पे पकाना में भी वही आ जाएगा कि जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हाई चूल्हे पे पकाते हैं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर कई ऐसे मसाले हैं जिसका यूज़ हम करते हैं और उस मसाले का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, वो कोई भी सामान जो है वो लंबे समय तक चलता है। जैसे अगर हींग पाउडर देखें तो अचार जैसी कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम हींग का यूज़ करते हैं। अचार में भी किया जाता है हींग का यूज़, तो इससे क्या होता है कि वो सामान लंबे समय तक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में, इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप सेम चीज़ें लिखें। जैसे नमक का यूज़ है, मसाले का यूज़ है, तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं। इसमें तेल का यूज़, अगर आप अचार देखें तो अचार के डब्बे में तेल डाला जाता है। बहुत सारा तेल होता है अचार में। वो तेल अचार को संरक्षित करने का भी काम करता है, क्योंकि तेल की वजह से क्या होता है, अगर बंद डब्बा है उसमें तेल रहता है बहुत सारा, तो अचार में जो तेल है वो ऑक्सीजन को नहीं आने देता है अचार के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का संपर्क ना होने की वजह से जो है वो सामान ख़राब नहीं होता। तो तेल, नमक और भी इसमें कई चीज़ें आ जाएगी जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, जो विधियाँ अपनाई जाती थी चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए। जैसे अम्लीकरण भी हो गया, इसका एक आ जाएगा कि अम्लीय चीज़ों का यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू। कई चीज़ें होती हैं उसमें आप अगर नींबू का यूज़ करें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे ही अम्लीय में आपका सिरका भी आ जाएगा। सिरका का यूज़ भी हम करते हैं, जो सिरका अगर डाल दें हम किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। तो ये सारी विधियाँ पहले के टाइम पर अपनाई जाती थी। खाद्य पदार्थों के वर्ग। खाद्य पदार्थ को 3 वर्ग में इसे बाँटा गया है। तो 3 वर्ग मेन कौन-कौन से हैं आप ये देख लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार किसी एक का दे देगा आपको, जैसे विकार्य खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना होगा। तो तीनों एक दूसरे से थोड़े बस काफ़ी कम डिफ़रेंस है तीनों में, तो आप अच्छे से समझ लें एक बार कि विकार्य खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं। वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1 से 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। जैसे अगर आप दूध देखें तो दूध अगर यूज़ ना किया जाए तो 1 से 2 दिन में वो ख़राब हो जाएगा।
दूध, दही, मछली, मांस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत जल्दी नष्ट हो जाती है। तो इसमें वही चीज़ें हैं, आप देख लें विकार्य, अर्धविकार्य। अर्धविकार्य में क्या आ जाएगा, जो 1 से 2 सप्ताह लेता है ख़राब होने में। जैसे अगर आलू प्याज़ लाकर हम रख दें, तो ऐसा नहीं है कि आज हम ला लेकर आए और वो कल तक ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे आप 1-2 हफ़्ते तक ईज़िली रख सकते हैं, फल, सब्ज़ी, आलू, प्याज़, ये सारी चीज़ें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसको आप 1 से 2 हफ़्ता या 2 से 4 हफ़्ते तक स्टोर कर रख सकते हैं। तो विकार्य में क्या आ जाता है, जो आपका 1 से 2 दिनों में ख़राब हो जाता है। अर्धविकार्य, उसका उससे भी थोड़ा-सा और ज़्यादा हम टाइम बढ़ा देंगे इसमें, 1 से 2 सप्ताह या 2 से 4 सप्ताह। उसके बाद अविकार्य। अविकार्य में ऐसे खाद्य पदार्थ आ जाएँगे जो कि लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। आप उसे 2-4 साल तक भी रख सकते हैं, तो भी वो जो है वो ख़राब नहीं होता। जैसे अनाज है, दालें हैं, वो सारी चीज़ें हम काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, लगभग 1 से 2 साल तक। तो ये खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण 3 पार्ट में किया गया है, विकार्य, अर्धविकार्य और अविकार्य, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आ जाता है खाद्य पदार्थों को नष्ट से बचाने के लिए संसाधित विधियों की मूलभूत संकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी संरक्षित रखने के लिए पहले ज़माने में कौन-कौन सी विधियों का प्रयोग होता था। अब हम पढ़ेंगे कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको नष्ट होने से बचाने के लिए कौन-कौन से हम संसाधित विधियों का प्रयोग करते हैं। तो पहले ज़माने में भी किया जाता था, अब भी किया जाता है, तो कौन-कौन सी विधियाँ हैं? जैसे ऊष्मा का अनुप्रयोग, वही आ गया इसमें कि आप हीट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा हीट में हम डालते हैं, जिसकी वजह से वो खाद्य पदार्थ में जो भी कीटाणु होते हैं, उसके जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चलता है। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा जल को हटाना। जल को हटाना डिहाइड्रेशन में आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को सुखा देते हैं, अब आप किसी भी विधि से इसको कर सकते हैं। जैसे पहले ज़माने में कैसे किया जाता था, तो लोग धूप में सुखाकर उसका निर्जलीकरण करते थे, डिहाइड्रेशन करते थे। कोई भी सामान है उसको धूप में सुखा देने से उसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाता था और वो लंबे समय तक चलता था। और अब क्या किया जाता है, उसे धूप में ना सुखाकर मशीनों में सुखा दिया जाता है, वो जल्दी हो जाता है। तो चीज़ें वही हैं, पहला आ गया ऊष्मा को यूज़ करके, हीट का यूज़ अब किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। पहले अलग विधि का प्रयोग करते थे और अब अलग विधि का प्रयोग करते हैं उसमें ऊष्मा के लिए। जल को हटाने के लिए पहले अलग विधि का यूज़ करते थे, अब अलग विधि का यूज़ करते थे, लेकिन काम दोनों सेम होता है कि जल को उसमें हटाया जाता है। थर्ड आ जाता है भंडारण के समय ताप कम करना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ज़्यादा हीट देते हैं तो वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है, उसके कीटाणु नष्ट होते हैं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ठंडी जगह पर स्टोर करके रखते हैं, जो उसको स्टोर करने के टाइम पर उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें कीटाणु नहीं पनप पाते, बैक्टीरियाज़ जो है वो नहीं आ पाते और वो खाना हमारा लंबे समय तक चलता है। जैसे फ्रीज़िंग कर देना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है पीएच कम कर देना। जो पीएच मान है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, पीएच का यूज़ किया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को जाँचने के लिए। तो इसका भी यूज़ किया जाता है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता पर नियंत्रण करना। किसी भी खाद्य पदार्थ में जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर, उसमें नमी बढ़ने की वजह से भी क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है वो सामान। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों का कंट्रोल अगर हम करेंगे तो अलग-अलग चीज़ों में, तो कई चीज़ों में उसकी ज़रूरत होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम उसको संरक्षित रखने के लिए। कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। तो इसको जो कंट्रोल में रखें कि कौन-सी चीज़ है जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसे कंट्रोल करके उसके अकॉर्डिंग उसे संरक्षित रखा जा सकता है। तो ये सारी विधियाँ थी संरक्षित रखने की। नेक्स्ट आ जाता है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि खाद्य पदार्थ का जो हम वर्गीकरण करते हैं संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर किस टाइप से कर सकते हैं। संसाधित खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि जो भी संसाधित खाद्य पदार्थ है वो किस किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाएगा हमारा संरक्षित खाद्य पदार्थ। संरक्षित खाद्य पदार्थ, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम संरक्षित रखते हैं। जैसे इसे हम ज़्यादा, इसमें कुछ चेंज नहीं आता, बस इसे संरक्षित करने के लिए इसे फ्रीजिंग कर देते हैं। जैसे मटर हो गया,
और मटर, सब्जियां, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा लंबे टाइम तक संरक्षित रहता है और इसके लिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता। दूसरा आ जाता है संश्लेषित खाद्य। संश्लेषित में क्या आता है, साइंथेटिक फूड होते हैं ये, मतलब ऐसे फूड होते हैं जो रियल में नहीं होते, इसे हम आर्टिफिशियली बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन्स, एंजाइम, इन सब चीज़ों को जो बनाया जाता है ये भी इसी में आएगा आपका। तो ये होते हैं संश्लेषित खाद्य। है विनिर्मित खाद्य। विनिर्मित खाद्य में क्या होता है, इसमें जो हमारा कच्चा सामग्री है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आम है, तो आम का हमने आम से अचार बना दिया, तो उसमें आम वाली क्वालिटी मतलब बहुत कम रह जाती है, उससे बिल्कुल हम अलग चीज़ बना देते हैं। जैसे मुरब्बा बनाना, अचार बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी विनिर्मित। विनिर्मित से आप समझ जाते हैं, निर्मित मतलब निर्माण करना, वि दोबारा, इस चीज़ का हम बिल्कुल ही उससे दोबारा निर्माण कर देते हैं। जैसे आम से अचार या फिर मुरब्बा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट आता है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ में क्या होता है कि इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जो है हम इसमें नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके इसकी सेल्फ लाइफ को जो है हम बढ़ा देते हैं, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसे बिस्किट हो गया, केक, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ में। नेक्स्ट है खाद्य व्युत्पन्न। खाद्य व्युत्पन्न में आ जाता है जिसको हम दोबारा ही उत्पन्न कर देते हैं। जैसे चीनी है, चीनी से क्या क्या, सॉरी चीनी नहीं, गन्ना, गन्ने से क्या बना देते हैं हम, चीनी बना देते हैं। और तो ये जो है, या फिर इसमें आ जाता है तेल बनाना, चीनी बनाना, इन सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है खाद्य व्युत्पन्न में। नेक्स्ट है कार्य मूलक खाद्य पदार्थ। कार्य मूलक खाद्य पदार्थ में आ जाएगा फंक्शनल फूड। ऐसे फूड होते हैं जो लोगों, जो इंसान के लिए जो है फ़ायदेमंद हो, उनके हेल्थ के लिए सही हो, वो सारी चीज़ें आ जाती है आपकी कार्य मूलक खाद्य पदार्थ में। जैसे लाइकोपीन हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, ये सारी चीज़ें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्य मूलक खाद्य पदार्थ में। ऐसा जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सही होता है। नेक्स्ट आ जाता है चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ तो नाम से ही पता चल जाता है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका यूज़ चिकित्सा में किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि दवा, इसका दवा का यूज़, तो ये दवा नहीं होगा इसमें। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ में ऐसे खाद्य पदार्थ आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, नमक। नमक में क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक हम खाते हैं जिसमें आयोडीन होता है, तो इससे क्या हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। ये एक चिकित्सा का भी काम करता है, आयोडीन की कमी से हमें काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है इसमें जिसमें खाद्य पदार्थ में आपको चिकित्सा भी होता है। जैसे लैक्टोस है, तो लैक्टोस भी जो है दूध में मिलाया जाता है। आप दूध का पाउडर आता है, उसमें देखे होंगे लैक्टोस होता है, तो लैक्टोस इसीलिए होता है ताकि वो भी चिकित्सीय खाद्य पदार्थ में ही आता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया लैक्टोस और टाटा नमक। तो खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण जो है ये इस आधार पर किया गया है, इतने सारे हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें यहीं दी हुई है, अगर आप चाहें तो ये चीज़ भी पढ़ सकते हैं, सभी की डेफिनेशन है जो मैंने बताया है वही चीज़ें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए व्यवसायिक में व्यापक ज्ञान और कौशल के 3 स्तर। मतलब जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में लगे हुए हैं, जो इन्हीं चीज़ों का जो बिजनेस करते हैं, इसमें आपको कौन से 3 कौशल चाहिए ये बताना, कौन कौन से 3 कौशल स्तर होने चाहिए। सामग्री के रूप में खाद्य, खाद्य उत्पादन विकास और रेसिपी विकास। खाद्य प्रौद्योगिकियों के व्यवसायिक में निम्नलिखित ज्ञान और कौशल होने आवश्यक है। अगर हम फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, इसका अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आ जाता है खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, बेहतर विनिर्माण पद्धति और पोषण। इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी का बारे में नॉलेज होना चाहिए और इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कच्चे और पकाए हुए
निर्मित खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण। जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो पके हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है, वो सारी चीज़ें जानना। तो ये सारी चीज़ें नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं, अगर इसका व्यवसाय अपनाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री। जो खाद्य सामग्री है, उसका निर्माण, उसका उत्पादन, उसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में विकास। उत्पादन जो होता है उसका निर्देशन करना कि कैसे हम उत्पादन करेंगे तो और अच्छे से उत्पादन हो सकता है, उसे हम कैसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो इस व्यवसाय में हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता। उसके बाद आ जाता है औद्योगिक पद्धतियों, कार्य प्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणाली या उपभोक्ता क्रय पैटर्न। ये सिंपल है, आप ये सारी चीज़ें खुद से भी लिख सकते हैं। क्या है, खाद्य फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप इसका व्यवसाय चुनना चाहते हैं तो इसके बारे में जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। जैसे उसमें अगर फैक्ट्रीज़ है, औद्योगिक पद्धतियाँ हैं, तो उसमें हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका मतलब अगर हमें फूड्स है उसे स्टोर करके कैसे रखेंगे, फिर उसको हर जगह बाकी वितरण करना, मतलब हर जगह जो फैलाना होता है कि स्टोर कर लिया फिर और सब जगह पर देना, फिर जो कस्टमर है उसको कैसे दिया जाएगा, कैसे कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, इस सारी चीज़ों का पैटर्न, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है खाद्यों को पैक करना, लेबल लगाना। कौन सा खाद्य पदार्थ है उस पे कौन सा लेबल लगाया जाता है। जैसे सभी पे आपने देखा होगा अलग अलग रहता है, एग मार्क होता है, FSSAI होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन सा लेबल के बारे में पता होना चाहिए। उसे पैक करना, कौन सी चीज़ों को डब्बे में पैक किया जाता है, पैकेट में पैक किया जाता है, मतलब उसके बारे में सारी जानकारियाँ होना, नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादन रूपरेखा, डिज़ाइन की सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोग की योग्यता। इसमें क्या है कि जो उत्पादन होता है खाद्य पदार्थों का, उसका डिज़ाइन, उसके डिज़ाइन से मतलब क्या है कि खाद्य पदार्थ जो भी चीज़ें हैं उसको किस टाइप से, अगर एक खाद्य पदार्थ है हमारा, अगर हमने देखा था आम था, उसका हमने अचार बना दिया, तो कैसे अलग अलग टाइप से एक खाद्य पदार्थ को आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उस तो सारी चीज़ें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है संवेदी मूल्यांकन करना, फिर खाना बनाने और पाक क्रिया में कौशल। अगर फूड लाइन में आप जाना चाहते हैं तो अगर आप खाना बनाने में भी बहुत अच्छा है कि अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे खाना बना सकते हैं आप, तो भी इसमें जा सकते हैं। पाक क्रिया में वही आ जाती है, खाना जो हमें होता है, खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप अच्छा खाना बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन तैयार करना। फूड जो है, फूड में डेकोरेशन की कैसा होना चाहिए, फूड अच्छा, ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। विश्लेषण करना, प्रतिरूप का अनुसरण और रेसिपी का अनुकलन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। करिकुलम क्या होता है इसका, अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी के, मान लिया आप अभी 12th कर रहे हैं, आप सभी लोग 12th में, तो अगर आप इसी लाइन में आगे जाना चाहते हैं फूड एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ में, कि फूड में कैसे, फूड के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर इसमें जाना चाहते हैं तो फर्स्ट है इसमें क्या क्या होगा, आपका करिकुलम क्या आ जाता है, जो सिलेबस होगा, आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत PCM ये याद रखना है, शॉर्ट में आप याद रखेंगे तो याद भी रहेगा। PCM मीन्स क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। या तो आप PCM लेंगे या फिर क्या लेंगे, PCB ये रहा। फर्स्ट आप PCM लेंगे या फिर आप क्या लेंगे, PCB में क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब ये दोनों साइंस का ही। अगर आप साइंस लेते हैं, PCM मतलब कि साइंस विद मैथ, और PCB में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो तीनों साइंस के ही पार्ट है। तो अब आपने अगर PCM से या फिर PCB से 12th क्लास की है, ओके, तो ये आपको सही से समझ आएगा। अगर आपने साइंस PCM से, PCM और PCB समझ आ गया, तो अगर आपने PCM या फिर PCB से 12th क्लास कर रखी है तो आप फूड एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आगे इसी में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट तो हो गया 12th क्लास करना है आपको PCM और PCB में। नेक्स्ट क्या करना है कि इसके बाद
आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए। जैसे यहाँ बताया हुआ है कि मैसूर में है एक CFTRI। CFTRI क्या है? सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान, ये है मैसूर में। मतलब इसमें क्या होता है कि ये सारा खाद्य पदार्थ पर ही शोध किया जाता है कि कैसे हम उसका उत्पादन करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे वितरण करते हैं, कैसे उसको अलग अलग तरीके से उसको कैसे हम उससे जो है मेन क्या होता है, जो उपभोक्ता है उसे सेटिस्फाई करना, जो भी कस्टमर खरीद रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ही इसमें पढ़ाई जाती है। तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा, करिकुलम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ तो फर्स्ट आप ये 12th करने का हो गया। इसमें फिर नेक्स्ट है भारत और विदेश अनेक विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में स्नातक और स्ना स्नातकोत्तर डिग्रियां देते हैं। स्नातक मीन्स आ जाता है ग्रेजुएशन लेवल की, मतलब पहले आप 12th कर लो, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्नातक में आ जाता है ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप इसी से, और उससे आगे आप अगर और करना चाहते हैं तो फिर मास्टर डिग्रीज जो है वो भी इसी से कर सकते हैं। तो ये सारा था इसमें करियर ऑप्शन के लिए कि अगर आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं तो आगे आप कैसे स्टडीज़ करेंगे वो थी। नेक्स्ट है खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का काम मुख्य रूप से इन संस्थानों में होता है। अगर आपने पढ़ लिया कि चलो हमें इसमें करियर बनाना है, मैंने इसी से 12th कर ली, इसी से ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर डिग्री इसी से कर ली, तो कहाँ कहाँ आपको करियर ऑप्शन है, इसमें आप कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं वो दिया हुआ है यहाँ। और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो हर चैप्टर, जो भी चैप्टर आप होम साइंस में पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखना है कि अगर इसे हम पढ़ने के बाद हमारे इसमें करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि सिलेबस क्या होगा, हम कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ तक पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि इसके बाद हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो फर्स्ट है खाद्य उद्योगों में, मतलब जो फूड इंडस्ट्री होता है, फूड उसमें हम कर सकते हैं, फूड फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है गुणवत्ता नियंत्रक विभागों में, जहाँ पर क्वालिटी चेक की जाती है फूड्स की। जैसे हमारे पास जो खाना, जो पैकेट बंद हम देखते हैं कोई भी चीज़ें जो हम लेते हैं तो वो ऐसे ही हमें नहीं मिलती है। पहले क्या किया जाता है कि उसको फूड की क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद ही उसे कोई भी मार्क देते हैं। जैसे एग मार्क है, FSSAI होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मार्क उन्हें मिलता है तो पहले उसकी क्वालिटी चेक होती है, उसके बाद ही मार्क दिया जाता है। और वो हमें जो मार्क है वो बताता है कि ये फूड जो है इसकी क्वालिटी सही है, इसे चेक करके दिया गया है। तो इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं गुणवत्ता नियंत्रक विभागों में और खाद्य विभागों में। नेक्स्ट है होटलों में भी हमें जॉब मिल सकती है। होटलों में, अस्पतालों में, जहाँ भी मतलब खाने का होता है यूज़, वहाँ जैसे होटल में होता है तो होटल में कौन सा खाना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चेक किया जाता है। तो वो सारे होटलों में भी जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है अस्पतालों में। तो अस्पतालों में भी जो मरीज़ों के लिए खाना बनता है तो उसमें भी मिल मिल सकती है जॉब। नेक्स्ट है लेबल लगाने और पैक करने वाले उद्योगों में, जहाँ लेबल लगाया जाता है फूड पर और फूड पैक किया जाता है। मध्य निर्माण कारखानों में, मध्य निर्माण क्या आ जाएगा, मध्य मतलब जहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज़ या कारखाने जहाँ पर इसका कच्चे माल को लाकर उसका फूड का जो निर्माण किया जाता है। उसके बाद है मृत्यु पेय उद्योगों में। मृत्यु क्या होता है, मृत्यु मीन्स होता है सॉफ्ट ड्रिंक। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक के जो उद्योग है वहाँ भी जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है डेयरी में। उसके बाद है कन्फेक्शनरी, मछली और मांस से संस्थान, फल और सब्जियों के संस्थान, अनाज धान्य ज्वार बाजरा आटा कारखाने। ये सारे इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसमें आगे करियर अपना बनाना चाहते हैं तो इतने सारे करियर ऑप्शन हैं, इन सब जगहों पर आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है इन संस्थानों के विभिन्न विभागों में अपनी प्रवीणता का उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि ये जितने भी संस्थान हमने पढ़ा है उन सब में हम ये अपनी जो प्रवीणता का उपयोग, मतलब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे क्रय और भंडारण में भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि सामान को, जो खाद्य पदार्थ है उसको खरीदना और स्टोर करना, ये दो काम कर सकते हैं। दूसरा है संसाधन का विनिर्माण हम कर सकते हैं। कि जैसे कोई भी संसाधन लिया, जैसे हमने मान लिया कि हम कच्चा गन्ना खरीद रहे हैं, डायरेक्ट खरीद रहे हैं किसानों से, फिर उसका विनिर्माण करके हम उससे बना देंगे चीनी।
तो ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपको सब के बारे में अच्छी नॉलेज है तो संसाधनों का भी निर्माण कर सकते हैं, क्रय और भंडारण का भी अपना काम कर सकते हैं, गुणवत्ता और नियंत्रण प्रबंधन, उसका क्वालिटी मैनेज करना ये आ जाता है। फिर सुरक्षा आकलन, किसी भी खाद्य पदार्थ का जो सुरक्षा का आकलन करना, उसको सुरक्षा काल उसकी बढ़ाना, शोध और विकास करना, उस खाद्य पदार्थ पर रिसर्च करना, तो शोध और विकास में भी आ जाएगा, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो वो कहाँ से आती है हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी, लोग उस पर रिसर्च करते हैं तभी आती है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वरोजगार के अवसर। अगर आप ये इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमने पढ़ लिया कि हमें कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, लेकिन जॉब के बाद ये है कि अगर आप अपना इसमें खुद से करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। फर्स्ट है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। जहाँ ज़्यादातर हम देखें तो खाद्य संसाधन जो है वो छोटे ही स्तर पर होता है। जैसे कि लोग अपने घर में भी, जैसे महिलाएं होती हैं वो पापड़, अचार, मुरब्बा ये सारी चीज़ें बनाती है, तो ये छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि, बागवानी और मत्स्य में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल के उत्पादन में सुधार हुआ है। कृषि में आप लोगों को पता ही है कि पहले से कितना ज़्यादा वृद्धि हो गई है कृषि में, बागवानी, मत्स्य पालन, तो इस सब चीज़ों में कच्चे माल में सुधार करने के लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब जो भी कच्चे माल हैं वो उन सब चीज़ों को, कच्चे मालों को लेना, फिर उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में अगर हमें नॉलेज है तो कच्चे माल को लेना, फिर उसको संरक्षित करना, फिर आगे तक पहुंचाना, ये सारे कार्य जो कर सकते हैं। फिर है सरकारी वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन तकनीकी व्यक्तियों को प्रोत्साहन और सहायता देती है जो स्वयं अपने उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। ये बता रहा है कि जो सरकारी वित्तीय सहायता है कि गवर्नमेंट ने भी अब ये कह दिया है कि अगर आप करना चाहें तो गवर्नमेंट की तरफ से लोन जैसे मिलता है, बिजनेस लोन, वो सारी चीज़ें हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन सब चीज़ों ने क्या किया है और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़, इससे लोगों को काफ़ी जो है हेल्प मिल जाती है। कोई भी अगर आप नया काम, अपना कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाहे तो इस बारे में अगर आपको नॉलेज है तो उससे आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उसके बाद अपना बिज़नेस बना सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से बैंक विशेषकर महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए स्पेशली जो औरतें हैं उनको लोन देती है, वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकारों भी स्व उद्यमियों की मदद के लिए भूमि उपलब्ध कराती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो भी देखते हैं कि अगर कोई अपना बिज़नेस करना चाहता है तो उन लोगों को जो भूमि उपलब्ध करवाई जाती है, उन लोगों को फाइनेंशियल भी हेल्प की जाती है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंसान अगर बिज़नेस अपना करना चाहे इस क्षेत्र में तो वो अपना कर सकता है। स्वरोजगार का प्रयास बहुत अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख और अधिक निवेश वाला हो सकता है, अथवा निम्न प्रौद्योगिकी और कम निवेश वाला भी इकाइयों के रूप में हो सकता है, जैसे नमकीन, मूंगफली, पेयजल की थैली आदि। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे करें, आप अपनी फाइनेंशियली कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि जैसे छोटे लेवल से स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे बढ़ सकता है, या तो फिर अगर आप करना चाहें तो इसे बड़े लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपना खुद का बिज़नेस करना चाहें तो इसमें क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद है जीविका के अवसर, इसमें भी वही चीज़ें जो हमने पढ़ी है वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।